गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से हम हाजिर है आपकी क्लास में। तो आज आप देख रहे हो आधा घंटा पहले आ गए हम। इसका रीज़न बता देते हैं आपको। 8 बजे आप जानते हैं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे। तो हम इतने बड़े नहीं कि मोदी जी के साथ में लाइव आए और फिर आप मोदी जी को टाइम देंगे, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने अब प्लान किया कि आज 7:30 बजे क्लास लेके आते हैं। आज वैसे भी हम गेस्ट नहीं लेके आए क्योंकि मोदी जी लाइव आने वाले हैं। वो हमें लॉकडाउन के बारे में और कोविड-19 से कैसे लड़ना है उसके बारे में बताएंगे। तो 8 बजे हम सब वहाँ जुड़ जाएंगे। इस वजह से मैं आधा घंटा पहले क्लास लेके आया। तो आप थोड़ा जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको मैं जो जानकारी देने आया हूँ वो दे सकूँ। आज हम हिंदू एडिटोरियल की बात नहीं करेंगे लाइव में। आज करंट नहीं है, करंट मैं कल से लेके आऊँगा। आज जो मैंने कल पढ़ाया था तब थोड़े मुझे सजेशन मिले थे कि जो मैंने देशों के नाम बताए या महाद्वीपों के नाम बताए थे, तो महाद्वीपों और देशों के नामों में थोड़ी आपको कुछ लोगों को कठिनाई आ रही थी। इस वजह से लक्ष्मण जी जाखड़, विश्वनाराम जाखड़, आपका स्वागत है। आप जल्दी से जुड़े, बाकी लोग भी जुड़ जाइए, हम बात करते हैं। तो आपको महाद्वीपों के बारे में थोड़ी समस्या आ रही थी, उसको लेकर के आज बात करेंगे। थोड़ा हम जियोग्राफी के ऊपर जाएंगे, यानी आज हमारा भूगोल सब्जेक्ट पे थोड़ी बात करेंगे हम। आप जल्दी से जुड़ जाइए, फिर बात करते हैं। 8 बजे वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लाइव आने वाले हैं, तो उनको हम सुनेंगे। उससे पहले हम अपना सेशन खत्म कर लेंगे। तो तब तक आपको यहाँ पे मोदी जी का जब आप इंतजार करोगे तब तक मेरी क्लास एंजॉय कर लीजिए ताकि आपको मोदी जी की क्लास अच्छे से पसंद आए। क्लास नहीं, सॉरी, उनका लाइव आपको पसंद आए, मेरी क्लास आपको पसंद आए। अब मैंने कहा आज हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपके लिए जियोग्राफी लेके आया हूँ। ये पृथ्वी है जिसके ऊपर हम रहते हैं। जिस ग्रह के ऊपर हम रहते हैं वो ग्रह अर्थ है, प्लैनेट जो हमारा जिस पे रहते हैं हम, वो पृथ्वी है। थैंक यू, वेल लिखा है मावलाल जाखड़, थैंक यू। अब अपन पृथ्वी की बात करते हैं। जिस ग्रह पर रहते हैं, अगर हम जब जमीन पे खड़े रहते हैं तो हमको ऐसा नजर नहीं आता, दूर दूर तक धोरे सपाट नजर आती है। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, तब ये ठीक ऐसी नजर आती है जैसा मैंने आपको ग्लोब को दिखाया है। ऐसा ठीक ऐसी हमारी पृथ्वी है जिसके ऊपर हम निवास करते हैं। इसके पूरा आज हम बात करेंगे। आपने सूर्य देखा होगा सुबह। गुड इवनिंग ईश्वर, आपका स्वागत है हमारे लाइव क्लास में। अब हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी हमारा जो प्लैनेट है वो कैसे काम करता है। आपने सूर्य को देखा होगा। नॉर्मली सूर्य स्थिर है, यानी सूर्य एक जगह स्थिर है। बाकी ग्रह किसे कहते हैं? वो गोल पिंड जो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हो, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हो। वैसे के वैसे पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके साथ साथ इसके 8 ग्रह और है, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये सभी के सभी गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होते हैं। अब आपको बताते हैं, जो सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। ये गर्म गैसें होती है, ज्वलनशील गैसें होती है, इनसे बना होता है। और जितने भी ग्रह उपग्रह जो होते हैं वो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। अगर आप रात को जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको असंख्य गुड इवनिंग जसराज खत्री जी। अब अपन देखें तो रात को जब आप असंख्य तारे देखते हो वो अंतरिक्ष है। उससे भी हम जब पूरा अगर हम देख नहीं पाते हमारी आंखों से, लक्ष्मण जी जाकर हेलो जी हेलो। अब जो पूरा हम ब्रह्मांड नहीं देख पाते, उस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे लाखों सूर्य है, ऐसे कैसे लाखों ग्रह है, तारे हैं। तो ये जो सूर्य है एक प्रकार का तारा है जो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से। ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को बांधे रखता है, अन्य ग्रहों को बांधे रखता है। जो सूर्य और उसका जो 8 ग्रह है इसको हम सौर मंडल कहते हैं और सूर्य सौर मंडल के बीच में स्थित है। पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी सौर मंडल के बीच में स्थित है, लेकिन ऐसा नहीं था। सूर्य जो है, कोपरनिकस ने यह साबित कर दिया कि सूर्य क्या है, सौर मंडल के मध्य में स्थित है। बाकी ग्रह उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं एक निश्चित परिक्रमा पथ में। मैं 8 ग्रहों के नाम बता देता हूं आपको। जो सबसे पहला ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी, और उसके बाद में मंगल, फिर एक क्षुद्र ग्रह पट्टिका आ जाती है बीच में, और उसके बाद अगर हम बात करें तो बृहस्पति जो सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। पहले एक प्लूटो करके भी ग्रह हुआ करता था, नेपच्यून हुआ करता था। ग्रह को हटाना ये कार्य कौन करता है? मैंने सुना है 9 ग्रह को हटाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। संस्था होती है, इंटरनेशनल संस्था होती है। हटाया नहीं जाता, ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा। 2006 से पहले जो प्लूटो ग्रह था, यानी जो हमारा सबसे लास्ट वाला ग्रह था, वो क्या हुआ? उसको हटाया नहीं जा सकता है। उसको पहले जब 2006 से पहले ये माना जाता था कि ये ग्रह है, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय संस्था ने देखा कि ये ग्रह क्या करता है। ग्रह क्या करेगा? एक निश्चित परिक्रमा पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। उसका निश्चित परिक्रमा पथ होगा, वो किसी दूसरे ग्रह का रास्ता नहीं काटेगा।
2006 में स्टडी हुई, उससे पता चला कि जो यम है, जो आपका प्लूटो है, ये लास्ट में क्या करता है, दूसरे ग्रहों का रास्ता काटता है। अब जो दूसरे ग्रहों का रास्ता काटता है तो वो ग्रह नहीं है, बौना ग्रह हो जाएगा। इस वजह से उसको क्या कर दिया गया, बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, और वो अब ग्रह की श्रेणी में हटाया नहीं गया। वहां से हम उड़ा नहीं सकते, इतना दूर होता है, ऐसा कुछ नहीं किया, हटाना नहीं कहते, उसे कहते हैं ग्रह की लिस्ट से क्या कर दिया जाता है, उसे बाहर। अब हमारे पास में 8 ग्रह, 8 के नाम बता दिए। सबसे बड़ा मैं बता देता हूं, बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे नजदीक जो है वो बुध है, और सबसे दूर है वो वरुण है। अब मैंने एक बताया 4 ग्रह अंदर जो होते हैं उनको धरातलीय ग्रह कहते हैं, उनके ऊपर धरातल पाया जाता है। जैसे ये पृथ्वी 4 आंतरिक ग्रहों के अंदर आती है, इसका पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, धरातल पाया जाता है। अब जो क्षुद्र ग्रह पट्टिका से बाहर वाले जो ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनके ऊपर धरातल नहीं पाया जाता, वो गैसीय और तरल पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अंदर वाले 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किससे बने होते हैं, धरातल से। और धरातल है तभी हम इसके ऊपर जीवन है, मैं आपको डिटेल में आपको बताएंगे। अब बुध सबसे नजदीक है, तो सबसे गर्म कौन सा हुआ, बुध हुआ, क्योंकि जो कोई भी चीज आग के नजदीक होगी, सूर्य से आग निकलती है, उसके जो नजदीक हो वो गर्म होगी, और जो दूर होगा वो ठंडा होगा। इसका जो वरुण है आपका, वो सबसे ठंडा है। अब जो सारे ग्रह मैंने कहा क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। 2 चीजें इसमें होती है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। अभी बताते हैं घूर्णन क्या। ये जो आपको ग्लोब दिख रहा है, मैं अगर इसको ऐसे घुमाता हूं, ये घूर्णन है, यानी ये अपनी अक्ष पर घूम रहा है, तो इसको तो हम कहेंगे घूर्णन। और अगर ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसको घूर्णन कहेंगे। लेकिन यही पृथ्वी अगर ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूमनी शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल अपन मान लें ये चीज जो है, ये सूर्य है, तो इसके चारों तरफ अगर ये घूमती है तो इसको हम परिक्रमा कहते हैं। जैसे कभी आप मंदिर में गए हो तो मूर्ति के आगे सामने खड़े रहते हो, चारों तरफ घूम के आते हो, वो परिक्रमा है, आप अपनी जगह पर ही घूम लिए, वो क्या है, घूर्णन है। तो पृथ्वी क्या करती है, बाकी पृथ्वी के साथ जितने भी ग्रह वो घूर्णन करते हैं, साथ ही साथ परिक्रमण करते हैं। यानी ये पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है दिन भर, और साथ ही साथ ऐसे भी घूमती रहती है। जैसा अगर मैं स्थिर रखूंगा तो ऐसे नहीं रहेगी, देखो ऐसे, ये तो क्या है, अपनी जगह पे घूम रही है, लेकिन साथ ही साथ परिक्रमा भी करती है। अब बताते हैं आपको घूर्णन का टाइम। यानी जैसे आपको मैप में मैं बताता हूं, ये इंडिया आपको नजर आ रहा है, ये हमारा देश है। अगर हम इसको यहां से शुरू करें, इंडिया से पृथ्वी घूमना शुरू हुआ, और यहां से घूम करके ये वापस इंडिया जब आपके सामने आएगा, ये घूर्णन है। अपने अक्ष पर उसी जगह पे वापस आ जाना, 360 डिग्री घूम करके, उसको हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी को घूर्णन करने में जो टाइम लगता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड लगते हैं। लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे मानते हैं। इस वजह से ये जो 24 घंटे का टाइम होता है, इसको हम एक सौर दिवस कहते हैं। एक रात और एक दिन में इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसा रात दिन इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि आप देख लो, ये ग्लोब आपको गोल नजर आ रहा है, मान लो वो जो मेरे सामने लाइट है वो इसका सूर्य है। अब देखिए, इसका आधा भाग ही प्रकाश में, पीछे वाला भाग किसमें, अंधेरे में। तो एक बार के टाइम में सूर्य स्थिर है, वो लाइट स्थिर है, और ये क्या है, घूम रही है। तो आप देखिए, अब वो जो स्थिर जगह है, ये लाइट का जो प्रकाश है, ये चेंज हो रहा है। देखिए पहले यहां लाइट है तो पीछे लाइट नहीं है, तो पीछे क्या हो जाएगी, रात। जहां पे लाइट है वहां पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इस वजह से जो पृथ्वी का हिस्सा गोल होने की वजह से सूर्य के सामने होता है, वहां तो होता है दिन, जो सूर्य पीछे होता है हिस्सा, वहां पे होती है रात। अभी हमारे यहाँ रात हुई है, इसका मतलब हमारा हिस्सा, हमारे देश का हिस्सा क्या है, सूर्य के सामने नहीं है। लेकिन अमेरिका, बहुत सारे ऐसे देश है जिनका हिस्सा क्या है, सामने। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपका इंडिया है, अभी इंडिया में अंधेरा है, इसका मतलब हम पीछे हैं। ये देश जितने भी कंट्रीज देख लीजिए आप, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, ये सारे के सारे देश अब क्या है, सूर्य के सामने। इसका मतलब वहां पे दिन है और हमारे क्या है, रात है। तो आधी पृथ्वी दिन में रहती है, आधी रात में रहती है। अगर ये घूर्णन प्रक्रिया नहीं होती, अगर हमारी पृथ्वी घूमती नहीं, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाता। रीजन बताते हैं आपको, आधी जो पृथ्वी है वो रह जाती है आपके सूर्य के सामने, तो यहाँ तो गर्मी ज्यादा होती, और आधी पृथ्वी किसके पीछे रह जाती, पीछे रह जाती, जहां क्या होती, सर्दी ज्यादा। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां सर्दी होगी। और पेड़ पौधों का विकास आपको पता है सूर्य की, सर ने मुझे बोला कि लाइव के समय प्रश्न नहीं पूछते हैं तो मजा नहीं आता। अरे आप पूछिए, सवाल पूछिए। मैंने ये कहा था कि मैं कभी अगर जवाब नहीं दे पाऊं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सवाल पूछिए, मैंने आपका सवाल जवाब दिया। सवाल पूछना गलत नहीं है, आप आराम से सवाल पूछिए। मैं उसका जवाब अगर अभी नहीं दे पाए लाइव के दौरान, अगर मैं समझाते वक्त, तो आपको बाद में मैं कमेंट करके दे दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सवाल जरूर पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे, हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से सवाल मैंने मना नहीं किया था, ना मैं अभी कर रहा हूं, आप सवाल जरूर पूछिए। तो हम बात कर रहे थे, तो ये पीछे जो अंधेरा रह जाएगा, यहाँ पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाएंगे। इस वजह से घूर्णन जो होता है, घूर्णन बहुत जरूरी है। घूर्णन की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्यथा क्या संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। अब परिक्रमा की बात करें, यानी ये ऐसे घूमती है। ध्यान रखना, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व का और मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी होती है आपने देखा होगा ऐसे टिक 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 ऐसे से ही घूमती है। पृथ्वी इसका ठीक उल्टा, पश्चिम से
पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब सबसे पहले सूर्योदय किस तरफ होगा? देखो अपन इंडिया बताते हैं आपको, ये इंडिया का हम उदाहरण ले अगर हमारे देश का ही, तो ये हिस्सा है। अब मान लो ये हिस्सा जो है आपका अंधेरे में है। इस अंधेरे में होने के बाद जब ये ऐसे घूम के सामने आएगा, ये इंडिया वाला हिस्सा, तो देखो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आएगा सूर्य के सामने। ये देखो जब अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में कौन है? गुजरात या राजस्थान। तो सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा गुजरात और राजस्थान, क्योंकि वो घूमते वक्त सूर्य के सामने सबसे लास्ट में आ रहे हैं। तो हमेशा सूर्योदय पूर्व की ओर से होता है और सबसे लास्ट में जाता है, तब सूर्य अस्त किस तरफ से होता है? पश्चिम से। वो इसी पे निर्भर करता है, ध्यान रखना किस पे? पृथ्वी की घूर्णन शक्ति पे। कभी ये मत सोचना कि सूर्य चलता है, सूर्य कभी भी नहीं चलता है, सूर्य स्थिर रहता है। कौन घूर्णन करती है? हमारी पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। इस कारण इसके ऊपर दिन रात की क्रियाएं क्या हो पाती है? संभव। ये तो 24 घंटे मैंने बता दी, और दिन रात होते हैं 12 घंटे रात, और उसमें भी बताएंगे कभी दिन लंबा होता है कभी रात, उसमें भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं परिक्रमा की। ये ऐसे घूम रही है, घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मैंने बता दिया। इसका पूर्व में सूर्योदय होता है। वैसे के वैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अब जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगी, इसको हम कहेंगे परिक्रमा। परिक्रमा और घूर्णन साथ, घूर्णन भी होता रहता है और परिक्रमा होती रहती है। 1600 किलोमीटर के आसपास 1 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। इस हिसाब से देखें तो परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं। जैसे यहां से परिक्रमा करनी शुरू हुई पृथ्वी, तो यहां से घूम करके वापस यहां आने में इसको 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। इस कारण 365 दिन और 6 घंटे लगे, तो अब क्या होगा? ये 6 घंटे जुड़ करके 4 साल बाद क्या हो जाते हैं? 1 दिन बन जाते हैं। 6 चौक 24 होता है, 1 दिन बन जाते हैं। उस साल में क्या होता है? वर्ष जो हमारा होगा वो 366 दिन का हो जाएगा। नहीं तो 365 दिन 6 घंटे का, 4 साल में ये 6 घंटे जुड़ते जाएंगे, 366 दिन का हो जाएगा। जब 366 दिन का होता है, उस दिन पृथ्वी पर जो हमारा जो फरवरी महीना है वो 29 दिन का होता है। नहीं तो क्या होता है? 28 दिन का। वो भी आपको बताते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग जाता हो, उस वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 दिन का है। 2020 को देखिए आप, 2020 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब फरवरी कितने दिन का है? 29 दिन का है। 4 साल बाद 2024 में फिर से क्या होगा? फरवरी 29 दिन का होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है पृथ्वी की परिक्रमा। पृथ्वी जब घूमती है तो 365 दिन और 6 घंटे लेती है, पूरे 366 दिन नहीं लेती है। यही 6 घंटे 4 साल में जुड़ करके 1 दिन हो जाते हैं, और इस कारण पृथ्वी को फरवरी 29 दिन का होता है, उसको हम लीप ईयर कहते हैं या अधिवर्ष कहते हैं। 2020 क्या है? अधिवर्ष है। ये जो परिक्रमा करती है तो सूर्य की क्या बनती है? अलग अलग स्थिति बनती है, और इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी पर अलग अलग क्या पाई जाती है? ऋतु। जैसे अभी इंडिया में आप खड़े हो तो यहाँ पे क्या है? गर्मी का मौसम है। अगर आप मकर रेखा पे चले जाओगे अभी, तो वहां पे अभी क्या है? सर्दी का मौसम है। रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य धीरे धीरे अभी कहां पर है? आपके भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर है। इस कारण हमारे पे गर्मी जून आएगी तब ठीक हमारे कर्क रेखा के ऊपर होगा, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा गर्मी का जून में मामला, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं कि ये 8 ग्रह जो मैंने आपको नाम बताए, इन 8 ग्रहों पर जीवन जो है वो नहीं है। सिर्फ एक ग्रह पर जीवन है अभी तक, जहां तक हमने स्टडी किया है, हमने खोजा, हमारे वैज्ञानिक खोजा, वो है पृथ्वी। बाकी ग्रहों पे हमें जीवन के क्या नहीं मिले? अवशेष नहीं मिले। उसका रीजन क्या है? क्यों जीवन है? पृथ्वी के ऊपर 3 तरह के मंडल है। एक है स्थल मंडल, एक है जल मंडल, और एक है वायुमंडल। स्थल मंडल का मतलब होता है जमीन वाला हिस्सा, जमीन का भाग जो है वो स्थल मंडल, जहां पे पानी है वो जल मंडल, और पृथ्वी के धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहां पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। तो उसे हवा का आवरण हमारे चारों तरफ, जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सारे के सारे जितने भी गैसें होती है, ये कहां पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में। और ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं? सांस के रूप में लेते हैं। सारे सजीव ऑक्सीजन को लेते हैं। अब आप जब मैप देख रहे हो, ग्लोब देख रहे हो, इसको देखिए आप, पूरा जितना भी हरे कलर, ब्लू कलर में, जो भी नीले कलर में कर रखा है, ये सारा पानी है, और जो बाकी कलर में दिख रहा है ये जमीन है। तो ये आप देख लो, पूरी पृथ्वी पे ज्यादातर जो हिस्सा ब्लू नजर आ रहा है, यानी 71% हिस्से पर आपको पानी मिलेगा। बाकी वाला हिस्सा जो है, जो वो है स्थल रूप है। अब 71 जो पानी है, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। वो भाग है 4 महासागरों के रूप में जाने जाते हैं, और चारों महासागर आपको नाम याद रखने। सबसे बड़ा जो है प्रशांत महासागर, उसका सर्वाधिक पानी, 1/3 पानी घेरता है पूरी पृथ्वी का। इसके अलावा अटलांटिक महासागर, और उसके अलावा हिंद महासागर, जो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम देश के नाम पर है, जैसे भारत के नाम पर है उसका हिंद महासागर, और एक सबसे जो उत्तर में पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, उसका नाम है आर्कटिक महासागर। अब बात करें जो हमारा ये 71% जो पानी का क्षेत्र था, इसको हमने 4 महासागरों में बांट दिया। अब 29% पीछे जो स्थल रूप बचता, उसको हम 7 भागों में बांटते। पहले वो एक ही था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पैंथलासा पे तैरता था। बाद में उसके 2 भाग हो गए, एक अंगारा लैंड बन गया, एक गोंडवाना लैंड बन गया, और इसके हिस्से उतरे। फिर धीरे धीरे इसका और सेपरेशन हुआ, और उस सेपरेशन में क्या हुआ? ये अलग अलग महाद्वीपों में बदल गया, जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप। अब ये टर्म आएगी आपके सामने, इसका मैं ये लाइव लेके आया था, क्योंकि मैंने देखा था उस पीछे वाले हमें जो
करंट की क्लास थी उसमें मैं जब किसी महाद्वीप का नाम बताता तो बहुत से आप में से लोग महाद्वीप के बारे में नहीं जानते, इसका मेरा ये क्लास लाने का उद्देश्य था। महाद्वीप बताता हूँ, ऐसा स्थल रूप जो बड़े स्तर पर फैला हुआ हो और नॉर्मली किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, बड़ा भूभाग जो पानी से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं हम, महाद्वीप कहते हैं। टोटल दुनिया में 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों के आपको नाम पता होना चाहिए। अगर मैं किसी करंट क्लास में उनका नाम लेता हूं तो फिर आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। ये विश्व का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से भी, यानी लोग भी यहां पे ज्यादा रहते हैं, और क्षेत्रफल यानी किसकी दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब ये जो महाद्वीप है एशिया, हमारा देश जो है वो एशिया में पड़ता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो एशिया में पड़ते हैं। जैसे रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, चीन दुनिया का तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रूस, चीन, भारत जो 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे देश है, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, यूएई, ऐसे बहुत सारे देश है, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी ये जो देश हैं ये क्या पर पड़ते हैं, आपके एशिया में पड़ते हैं। दुनिया की सर्वाधिक पॉपुलेशन भी यहीं पे रहती है, दुनिया का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी यहीं पर है, एशिया महाद्वीप के अंदर। अगर मैं इन देशों का नाम लूं तो आप सबको समझना है, जो मैंने अभी नाम बताए उन देशों को आपको समझना है। ये देश और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो किसके हिस्सा है, आपके एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो उनका नाम लो तो आपको समझना है कि ये एशिया में है और भारत के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। इसके बाद ये एशिया सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद बात करें अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका। एक मैं बताना चाहता हूं, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में फर्क है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री का नाम है। इसके अलावा मिस्र, केन्या, तंजानिया, और इसके अलावा कल अपन ने बात की थी सूडान, जैसे बहुत सारे, जिम्बाब्वे, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो किसके अंदर आते हैं, अफ्रीका के अंदर आते हैं। अफ्रीका सबसे गर्म महाद्वीप के अंदर आता है, क्योंकि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं उस महाद्वीप के अंदर से गुजरती है और पिछड़ा महाद्वीप की श्रेणी में आता है। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है। तीसरे महाद्वीप की बात करें वो है उत्तरी अमेरिका। आपको मैं बाद में मैप में भी बता, ये आपको हिस्सा नजर आ रहा है। जैसे अपन बात करें, ये देखिए एशिया, ये एशिया है। इससे आगे अपन बात की अभी अफ्रीका, ये देखिए अफ्रीका है। और इसके बाद देखिए ये आपका उत्तरी अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ साइड में पड़ता है। जो मैं आपको ग्लोब दिखा रहा हूं, इस ग्लोब को देखिए, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको 90 डिग्री कहते हैं। और ये ध्रुव है, ऊपर है, इसका मतलब उत्तरी ध्रुव है। नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये किस में आता है, दक्षिणी ध्रुव में आता है। ये जो रेखा आपको दिख रही है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट देती है। नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो ये 2 भागों में बांट दिया इसने, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब एशिया की बात करें तो वो किसमें पड़ रहा है, देख लो। एशिया ज्यादातर जो कंट्रीज है उसके, कुछ कंट्रीज दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका जो भाग है वो किसमें पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। अफ्रीका का कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, कुछ हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी अमेरिका का सारा हिस्सा आप देख लो किसमें पड़ता है, यहाँ पर आपके उत्तरी ध्रुव में पड़ता है या उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब देखो इसमें मुख्य देश कौन से, 3 देश आपको याद रखने, कनाडा, इसके अलावा अमेरिका और एक है मैक्सिको। ये 3 इसके मुख्य देश है। ग्रीनलैंड नाम का एक द्वीप है जो यहाँ पर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। अगर मैं एक अमेरिका का नाम लूं, कनाडा का, मैक्सिको का कभी करंट क्लास में, तो आपको ध्यान रखना है वो मैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूं। देश महाद्वीप के अंदर होते हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप, महाद्वीप के अंदर देश, देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर जिला, जिले के अंदर गांव और गांव के अंदर आपका घर और आप घर के अंदर आप। ठीक है, समझ में आया कहां से शुरू होती है ये पूरी चैन, इस पृथ्वी पे इस तरह से हम जुड़े हुए हैं। तो महाद्वीप का नाम लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना उसके अंदर देश होंगे, देश का नाम ले रहा हूं उसके अंदर राज्य यूनियन टेरिटरीज होगी, और राज्य और यूनियन टेरिटरीज की बात है तो उसमें अंदर जिले होंगे, जिलों में गांव होंगे, पंचायत समितियां होंगी, इस तरह से ये, और उसमें आपका घर होगा। तो फिर आपको समझ गए होंगे किस तरह से। अब आप समझिए पूरा ब्रह्मांड अगर हम बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा है। उस ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी, मैं आपको बता दूं, एक छोटे से कण जितनी है। और उसके अलावा अगर पृथ्वी पे हम अगर महाद्वीप की बात करें वो छोटा सा हिस्सा है, महाद्वीप में देश की बात करें वो छोटा सा हिस्सा है, उसमें गांव की बात करोगे तो आप सोचो कितना सा छोटा सा हिस्सा होगा, और आपका घर बहुत छोटा, और उसके अंदर आप क्या हो, बिल्कुल भी छोटे, एक मॉलिक्यूल, अणु से, परमाणु से भी छोटे हो, फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। इस वजह से आप इस चीजों को समझना चाहिए। मेरे क्लास लाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं यहाँ पे आपको ज्ञान बांटूं, आपको क्लासों में भी मिल जाता है, लेकिन आम आदमी को ये चीजें इस तरह से क्लासेस नहीं मिल पाती, वो पढ़ नहीं पाता है। ये आम आदमी की चीजें वो अगर जान जाएगा कि हम ऐसे एक ग्रह पे रहते हैं जो इस तरह से घूमता है, ऐसे परिक्रमा करता है, तो वो जान करके अचंभित हो जाएंगे। जैसे अगर हम चांद की बात करें तो हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें तो पता है कि चांद एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, और मनुष्य पृथ्वी से उड़ करके रॉकेट की सहायता से चांद पे लैंड हुआ है, नील आर्मस्ट्रांग आप जानते होंगे, तो वो वहां पे पहुंच चुका है मनुष्य। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, चांद है,
उसके अंदर कोई अटैक ना फिर, वो उनकी मान्यता है, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि ये जैसा एक जगह है जिसके ऊपर जाया जा सकता है। इस वजह से मैं ये चीज लेके आया कि हमारे लोग जान जाए, हमारे जो युवा है जो पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई और काम करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम ऐसे एक गोलपिंड पे रहते हैं जो हर टाइम घूमता रहता है, परिक्रमा करता रहता है, घूर्णन करता रहता है, उसी के ऊपर हम रहते हैं। उसी के अंदर एक महाद्वीप है एशिया, उसी महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम क्या है, भारत, और उसी भारत में राजस्थान जिसमें हम रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इतनी बड़ी पृथ्वी, भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान में हमारा जिला, जिला के अंदर हमारा गांव, उसमें हम रहते हैं। तो हमको ये पूरा जब करंट में पढ़ाता हूं तब आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता, इस वजह से मैं ये चीज क्या करके आया, लेके आया। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, बात हो गई, अमेरिका उसका मुख्य देश है, आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा कैसे एक और महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ध्यान रखना है आपको, अमेरिका महाद्वीप नहीं है, अमेरिका देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका कहां पे है, ये आपको उत्तरी अमेरिका है, ठीक इसके नीचे कौन सा हिस्सा है, आपको कौन मिल जाएगा, दक्षिण अमेरिका मिल जाएगा। अब जो दक्षिण अमेरिका है इसके अंदर जो मुख्य देश है, सबसे बड़ा देश है ब्राजील, इक्वाडोर, चिली, ऐसे देश हैं जो कहां पे पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यहां से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है अमेजोन। मैं आपको बता देता हूं, नील नदी अफ्रीका से गुजरती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और अमेजोन सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ी नदी अमेजोन है, जो कहां से गुजरती है, आपके दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। अब इसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका के बाद में, तो फिर एक आता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, मानव विहीन महाद्वीप है, कोई मानव इस महाद्वीप पे नहीं रहता है और बर्फ से ढका हुआ है, और ये सबसे दक्षिणी ध्रुव में महाद्वीप है। ध्यान रखो, दक्षिण उत्तरी ध्रुव में आप जाओगे आर्कटिक महासागर मिलेगा, दक्षिण ध्रुव में आपको क्या मिलेगा, अंटार्कटिका। अगर कभी करंट में इसका फैसला अगर बात हो तो आपको ध्यान रखना ये साउथ सबसे दक्षिण ध्रुव में पड़ता है। इसके बाद आता है यूरोप, छोटा महाद्वीप है लेकिन उसका इंपोर्टेंस ज्यादा है। आपको पता है कि यूरोप ने नेविगेशन सिस्टम शुरू किया था, बाकी दुनिया को इन्वेड करना, उन पर अधिकार करना। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क जैसे देश हैं जो किसके अंदर आते हैं, आपके यूरोप के महाद्वीप के अंदर आते हैं। ये अभी काफी, इटली, जर्मनी, ये सारे देश हैं जो आपके किस में आएंगे, यूरोप के अंदर आते हैं। आपको ध्यान रखना है, दो देशों के नाम बताता हूँ। रूस ऐसा देश है जो एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। तुर्की नामक देश है, वो भी एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो महाद्वीप आता है हमारा सातवां और सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। एक देश का नाम भी है, साथ ही साथ महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया खुद, न्यूजीलैंड और बहुत सारे क्वेस्टलैंड करके छोटे छोटे और द्वीप है। इसको कहा जाता है द्वीपों का महाद्वीप, क्योंकि इसमें छोटे छोटे द्वीपों का क्या है, समूह पाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी दुनिया की सैर करवाई, अलग अलग देशों के नाम बताए। आपको याद रखने हैं कि वो देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है, जब मैं करंट क्लास में आपको ये चीजें बताऊं, ताकि ये चीजें आप करंट क्लास में आपको आसानी से समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं इस चीज को आपके सामने लेके आया था। अब ये दिख रहा है आपको, पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, किसके माध्यम से, ये जो 0 डिग्री लाइन है इसको कहते हैं हम भूमध्य। जैसे ये ऐसे ऐसे जो लाइनें खींची होती है पृथ्वी पर, उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इनकी संख्या 180 होती है, और खड़ी रेखाएं जो खींची होती है इसके ऊपर, उसको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये खड़ी होती है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं होती है और देशांतर रेखाएं होती है, हमें किसी भी देश की स्थिति बताती है कि कौन सा देश कितने डिग्री अक्षांश पर है और कौन सा देश कितने डिग्री देशांतर पर है। क्योंकि आप जानते हो पूरी पृथ्वी, आप देखो 71% पानी है। आप पानी के किसी, इंडिया के किसी हिस्से से निकले और आप पानी के अंदर घुस गए, अब आपको पता नहीं है कि कौन सा देश कितने डिग्री पे है, तब आप उस देश को नहीं ढूंढ पाओगे। क्योंकि जब यूरोप, अगर आपको याद हो, वास्को डी गामा भारत आया खोजने, वो भारत खोजने नहीं आया था, वो अफ्रीका खोजने आया था। लेकिन उस वक्त उतने ज्यादा मैप नहीं होते थे, कंपास नहीं होता था, इस वजह से क्या हुआ, वो गलती से भारत पहुंच गया और भारत की खोज हो गई। ऐसे कैसे अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, वो भी इसी तरह से हो गई। लेकिन बाद में लोगों को लगा कि हमें अक्षांश देशांतर तय करने चाहिए, ताकि हमें कोई देश की क्या स्थिति है, कौन से महाद्वीप, अगर हम किसी महासागर में चले जाए तो कौन सी जगह पे कौन सा देश आएगा, कौन सी जगह पे कौन सा द्वीप आएगा, उसके बारे में। अभी मैं महाद्वीप बता दिया आपको, बहुत बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसको कहते हैं। अब एक शब्द और आता है प्रायद्वीप आपके सामने। प्रायद्वीप मैं बता देता हूँ, कभी अगर मेंशन होगा तो आपको याद ध्यान रखना है। प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो किससे घिरा हुआ, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। देखो आप इंडिया को देखो, आप ये इंडिया है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ सागर, नीचे हिंद महासागर, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। इसका नाम भारत एक क्या है, प्रायद्वीप। अब बात करते हैं, गोविंद गोदारा, गुड जॉब, थैंक यू। अब आपका प्यार बना रहे, बस हम ऐसे ही जारी रखेंगे। अब देखिए आप, इसके अलावा अब बात करें तो ये जो आपका द्वीप किसे कहते हैं, ऐसा छोटा एरिया जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो, पानी से, उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे श्रीलंका देश को ले लीजिए जो भारत के नीचे, तो वो क्या है, एक द्वीपीय देश है। जापान को लीजिए, द्वीपीय देश है। फिलीपींस, इंडोनेशिया,
ये ऐसे देश हैं जो द्वीपों पर स्थित। ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे द्वीपीय देश जो चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, पानी से। अभी आप मान लो आपको जोधपुर से दिल्ली जाना है तो आप किसके माध्यम, स्थल के माध्यम से जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। न्यूजीलैंड के किसी शहर से दूसरे शहर आपको जाना होता है तो आप पानी के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि वो द्वीपीय देश है, चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, पानी से घिरे होते हैं। तो मैंने आपको आज जो बताया, शायद मेरे हिसाब से 8 बज गए, तो आप सभी वहां जाने वाले मोदी जी के, मुझे भी ज्वाइन करना है। इस वजह से अपन ऐसा करते हैं कि आज इस क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। तो मुझे लगता है आपको देश महाद्वीप का ये मुझे क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षा के प्रति बात करने बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो मैंने आपको महाद्वीप द्वीप बताए, आपको और कल हम और भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। इस वजह से जब मैं करंट क्लास लेके आऊं तो मैं इन चीजों का जब आपको विवरण दूं तो आप इसको आसानी समझ लेना। अगर आपको कहीं से और इस चीजों के बारे में आपको मौका मिले कहीं से पढ़ने का, जरूर पढ़िएगा, ताकि हमारा करंट क्लास क्या हो सके, आसान हो सके, सिंपल हो सके। इसका लिए मेरा प्रयास था। अभी मोदी जी लाइव आने वाले हैं, वो आपको जो भी सजेशन दे, एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको उनका पालन करना है, क्योंकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हमने चुना है, तो वो जो कुछ भी कहेंगे वो हमारे भले के लिए कहेंगे। इस वजह से उनकी बात को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर वो लॉकडाउन बढ़ाते हैं तो इतना कोई बड़ा हवाक नहीं करना है कि भाई क्यों बढ़ा दिया, ये वो इतना नहीं करना है। वो हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो कुछ भी आपको दिशा निर्देश दे, हमें एक सच्चे नागरिक की तरह, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह उनकी बात का हमें पालन करना है। तो अब मैं रैप अप करता हूँ, क्लास खत्म करते हैं। कल करंट की क्लास लेके आएंगे, उसमें अगर किसी प्रकार का और मुझे लगा कि भाई हिस्ट्री से संबंधित आपको समस्या आ रही है, या आपको जियोग्राफी से संबंधित या पॉलिटिकल संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो मैं उस करंट को थोड़ा हटा करके उसकी जगह ऐसी क्लास और प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो आपको और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे द्वारा मिल जाएंगे। तो आप जरूर, अगर आपने अभी मिस कर दिया है मेरा क्लास, तो आपको यूट्यूब चैनल है हमारा RNT एजुकेशन सेंटर, उस पर ये वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। कल वाला वीडियो मेरा वहां अपलोड हो जाएगा आज, तो आप वहां जरूर जाके एक बार विजिट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं जहां पे मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपना संबोधन दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।